हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, हिंदी लिटरेचर का बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है आधुनिक काव्य का, या आप अन्य कोई सेमेस्टर के विद्यार्थी हो और आपका आधुनिक काव्य का जो पेपर होगा, तो उससे संबंधित आपके सामने अपन जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनिट वाइज उन्हीं सभी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपके सामने वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चलो शुरू करते हैं अपन। यूनिट फर्स्ट का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, और ये वाली पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ आपको जो अन्य वीडियोस का सॉल्यूशन हमारे जो यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा, तो यूट्यूब चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करना। लोक साहित्य की परिभाषा लिखिए तथा इसके स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालिए। मतलब लोक साहित्य क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखनी है, इसके स्वरूप और इसके महत्व पे आपको विस्तार से महत्व डालना है। आपको इसके ऊपर महत्व या प्रकाश डालना है कि लोक साहित्य होता है क्या वास्तविकता के ऊपर, अपन उसको उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। परिभाषा की बात करें लोक साहित्य के ऊपर, आपको इतना तो पता होगा, लोक साहित्य मतलब जो आपके क्षेत्रीय, जो आपके आसपास जो साहित्य लिखा गया, उसको लोक साहित्य के नाम से जानते हैं। अब इसकी पूरी विस्तार से अपन देखेंगे। लोक साहित्य किसी विशिष्ट विशिष्ट समुदाय या अंचल में मौखिक परंपराओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली साहित्य विधा है। मतलब लोक साहित्य क्या होता है, कोई भी विशिष्ट समुदाय है, चाहे आपके सामने, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे जाति से संबंधित हो, चाहे कोई धार्मिक पक्ष हो उसका, चाहे आपके सामने ऐतिहासिक पक्ष हो। समझ में आ गया? जैसे कि मैं आपके सामने बताऊं, जब आपके सामने जो हमारे जब भक्ति आंदोलन आया, भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, उसमें सगुण और निर्गुण तो आपके सामने क्या हुए, दो भक्ति धाराओं में वो बट गया। तो उस समय आपके सामने कुछ नहीं, आपने जो अलग अलग भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, उनके ऊपर लिखा वो सगुण भक्ति धारा के कवि, साहित्य लिखा वो सगुण भक्ति धारा के कवि, और जिन्होंने निर्गुण भक्ति काव्य धारा से संबंधित जो जिन्होंने चीजें लिखी, जैसे कबीर दास हो गए, आपके सामने रैदास हो गए, उनको वो हो गए। अलग अलग प्रकार के आपके साहित्य देखने को मिला, धर्म से संबंधित, आप चाहे इस्लाम धर्म से संबंधित, ईसाई, पारसी, आपके सामने जो बौद्ध धर्म है वो साहित्य देखने को मिलता है। और आपके सामने जो साहित्य होता है, जो आपके लोकल लैंग्वेज में लिखा जाता है, आधुनिक काव्य में जो साहित्य लिखा गया, समझ में आ गया? तो कोई भी विशिष्ट समुदाय, मतलब कोई एक समुदाय पकड़ लो, कोई जगह, अंचल मतलब कोई क्षेत्र हो गया, उससे संबंधित मौखिक परंपराओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होने वाली जो साहित्य होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको लोक साहित्य के नाम से जाना जाता है। मतलब मौखिक रूप से भी इस साहित्य के स्थानांतरण देखने को मिलता है। आप राजस्थान के विद्यार्थी हो, शादी ब्याह में आपके सामने हमारे गीत गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। क्या वो गीतों को आपके मम्मी या फिर आपकी जो बहन है या आपकी दादी है, क्या उन्होंने कभी उनको पढ़ा है? कोई किताब थोड़ी आई थी उसकी जिसमें किताब में पढ़कर उन्होंने याद किया, नहीं किया ना। वो भी आपके सामने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर मौखिक रूप से वो चीजें स्थानांतरित होती चली गई। शादी ब्याह में आपने गीत सुने होंगे ना, जो महिला आपके सामने जो शादी ब्याह पे गीत गाती हैं, या फिर हमारी लोक परंपरा से संबंधित कोई भी देवता है, चाहे रामदेव जी हैं, चाहे आपके सामने गुगा जी हैं, चाहे बाबू जी हैं आपके सामने, चाहे आपके सामने जो तेजा जी हैं, इन सबके जो गीत गाए जाते हैं, ये आपके सामने लिखित से ज्यादा मौखिक रूप से स्थानांतरित होते हैं, जिसके रचयिता ज्ञात है, और इन सबको किसने लिखा इसके बारे में भी नहीं पता चलता है। और ये जनमानस की भावनाएं, अनुभव, विश्वास और जीवन शैली को अभिव्यक्त करते हैं। आपके सामने जो ये गीत देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, शादी ब्याह में हमारे लोक देवताओं से संबंधित जो गीत देखने को मिलते हैं, इसमें क्या होता है आपके सामने, जो हमारे जनमानस है, जो आसपास के जो लोग हैं, उनके अंदर उनकी क्या भावनाएं हैं, उन्होंने जीवन में क्या अनुभव किया, उसके आधारित आपके सामने विश्वास और जीवन शैली पे आधारित क्या ये लोक साहित्य देखने को मिलता है। यह किसी एक व्यक्ति की रचना न होकर सामूहिक चेतना का प्रतिफल भी दिखाई पड़ता है। साथ में साथ यहाँ पर क्या होता है, ये कोई भी एक व्यक्ति है ना, उसके द्वारा रचना नहीं की गई है, यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा। मतलब जैसा क्या होता है, वही गीत अगर आप अपने गांव में सुनते हो और वही गीत आपके सामने आप अपने ननियाल में सुनोगे, या फिर आप दूसरे जिले में सुनोगे, तो गीत वही होगा, लेकिन उसमें कुछ पक्ष हैं, कुछ शब्द है वो चेंज कर दिए गए। क्यों? अपने हिसाब से उसमें बदलाव देखने को मिलता है। लोगों को जैसी भावना आती है, जैसे उनको वहां का वातावरण है, जैसा वहां का व्यवहार है, लोकजन की भाषा, उसी हिसाब से उनको साहित्य में बदलाव देखने को मिलता है। स्वरूप की बात करें, आपके सामने किस प्रकार का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। पहला स्वरूप, स्वरूप मतलब किस तरीके से गायन देखने को मिलता है। पहला मौखिक रूप से, ये मुख्य रूप से मौखिक परंपरा पर आधारित होते हैं। जितना भी जो साहित्य देखने को मिलता है आपके सामने, जो लोक साहित्य होता है, वो कैसा होता है, मौखिक रूप से। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त किया जाता है, किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा।
गीत गाए जाते हैं, वो शादी विवाह विवाह वाले गीतों का उदाहरण लूंगा। वो विवाह आपके सामने, विवाह में जो गीत गाए गए, आपकी मम्मी या दादी ने वो गीत गाए और वो आपके सामने क्या हुए, वो मौके आपकी दादी ने आपको, जो आपकी जो बहन है, आपके सामने जो आपकी माता है, उनको सिखाए। उन्होंने आपकी जो आपके अगली जनरेशन, वो अगली जनरेशन तक सिखाती चली जाते हैं। तो यही इस प्रकार से क्रम है, वो चलता रहता है मौखिक रूप से। सामूहिकता, इसका रचनाकार अज्ञात अज्ञात है। अब इन गीतों को कोई पूछे भाई किसके द्वारा लिखा गया है, नहीं पता चलेगा किसी को किसके द्वारा लिखा गया। यह समुदाय की सामूहिक अभिव्यक्ति होती है। मतलब आपके सामने क्या होता है, इसका कोई रचनाकार नहीं है, जिसके जैसे मन में आया उसने उसमें जैसे जैसे बदलाव देखने को मिले वो बदलाव करते चले गए। और जो आज वास्तविक स्वरूप देखते हो उसमें कुछ सभी लोगों का मिला जुला क्या योगदान देखने को मिलता है। किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, बल्कि सारे के सारे समाज में ही वो गाए जाते हैं। सभी का योगदान थोड़ा बहुत देखने को मिलता है उसके अंदर। अगले वाला है परिवर्तनशीलता। मौखिक होने के कारण क्षेत्रीयवाद और समय के अनुसार कुछ परिवर्तन संभव है। मतलब समय के साथ इन सब जो जितना भी जो साहित्य देखने को मिलता है उसमें परिवर्तन ये होना संभव है। आपके सामने चाहे लोक साहित्य हो गया या फिर जो लोक संगीत हो गया, इन सब में क्या होता है, आपके सामने मौखिक है, बोल बोल कर आगे बढ़ रहे हैं आपके सामने। तो इसमें क्या है, लोग अपने हिसाब से चेंज भी कर लेते हैं, क्षेत्र से हिसाब से। मैंने उदाहरण दिया था ना, आपके जिले में वही संगीत अगर दूसरे जिले में जाएगा तो उसमें अपने हिसाब से आपको बदलाव देखने को मिलेगा मिलता है। सहज, सरलता और सहजता, इन इसकी भाषा, जो ये साहित्य की रचना की जाती है, इनकी भाषा सहज और लोक जीवन के करीब होती है। मतलब जो लोक साहित्य देखने को मिलता है उसकी विशेषता क्या होती है भाई, लोक साहित्य है तो लोक जन के द्वारा किसी एक विशेष क्षेत्र में उसको गाया जाता है। तो वो क्या होगा, एकदम सरल होगा। सुनने वाला व्यक्ति उसको सुनकर क्या सा लगेगा, आत्म मुक्त हो जाएगा वो। मतलब एकदम सरल व सहज भाषा में आपके सामने ये साहित्य उसकी रचना की जाती है। हर व्यक्ति के लोक जीवन के साहित्य करीब होता है। महत्व की बात करें, आपके सामने क्या महत्व है, संस्कृति का दर्पण। यह किसी समाज की संस्कृति, रीति रिवाज, विश्वास और मूल्य को दर्शाता है। ये जो क्या देखने को मिलता है इसमें, संस्कृति का दर्पण है। संस्कृति का दर्पण क्या होता है, आपके सामने कोई भी समाज है उसमें कैसे रीति रिवाज चलते हैं, कैसे वहां की संस्कृति है, कैसे उनके विश्वास व मूल्य हैं, इन सब चीजों को दिखाया जाता है इसके द्वारा। समझ में आ गया। तो कोई भी समाज की संस्कृति है भाई, आपके सामने हिंदू परंपरा के जो लोग गए थे वहां पे हिंदू धर्म से संबंधित चीज देखने को मिलेगी। किसी जाति विशेष है तो जाति विशेष की उसमें संस्कृति व रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। कोई धर्म से विशेष है तो धर्म, धार्मिक चीजें देखने को मिलती हैं। इतिहास के स्रोत, यह लिखित इतिहास का यह लिखित इतिहास के अभाव में इस काल में सामाजिक व सांस्कृतिक जानकारी की महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब इसमें कोई लिखित इतिहास नहीं होता चीजों का। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये जो आपके सामने जो साहित्य की रचना की जाती है इस प्रकार के साहित्य में, इसमें किसी भी प्रकार का लिखित इतिहास नहीं देखने को मिलता है। जो हमारे समाज के आसपास जो घटनाएं होती हैं उन्हीं सब चीजों के आधार पे जो साहित्य है उसकी रचना हो जाती है। जो समाज और संस्कृति में जो चीजें देखने को मिलती है उसी प्रकार से उन्हीं सब चीजों का आपके सामने साहित्य देखने को मिलता है। मनोरंजन और शिक्षा, यह जनमानस के लिए मनोरंजन का साधन है और नैतिक शिक्षा भी देता है। मतलब क्या दिखाई पड़ता है, जो जनमानस है, जो जनता है, उसके लिए एक प्रकार के मनोरंजन के साधन के रूप में भी कार्य करता है। मतलब जनता है उसका इसमें मनोरंजन हो जाता है, नैतिक शिक्षा भी इसमें से आपको हमें मिलती है, नैतिक शिक्षा भी इसमें से हमें प्राप्त होती है। मतलब गीत संगीत गाए जाते हैं, सभी लोग एक जगह, भाई होली वगैरह है उस पे अपने जो गीत गाए जाते हैं तो सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, चाहे स्त्री हो गए चाहे पुरुष हो गए, वो गीत गा रहे हैं, है ना। लोग उसमें जो नृत्य करते हैं, हंसी मजाक होते हैं, तो मनोरंजन का भी इसमें साधन होते हैं। साथ के साथ हमें संस्कार भी सिखाए जाते हैं सबके माध्यम से। हमें हमारी पूर्वजों के द्वारा जो संस्कृति को जो उन्होंने सहेज कर रखा है उस संस्कृति के बारे में भी हमें ज्ञान होता है, उसके बारे में भी हमें विस्तार से चीजों के बारे में पता चलता है। सामूहिक पहचान, ये किसी समुदाय की पहचान व एकजुट बनाए रखने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या देखने को मिलता है, हमारे जो समुदाय होते हैं उसकी पहचान से पता चलता है और ये हमारे जो समाज होता है उसको एकजुट बनाए रखने में सहायक होते हैं एक प्रकार से। समझ में आ गया। तो ये था आपके सामने जो पूरा का पूरा लोक साहित्य की क्या परिभाषा है, क्या इसका स्वरूप देखने को मिलता है और इसका क्या महत्व, इसके बारे में अब अपने विस्तार से हमने जाना इसके बारे में। अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने, लोक साहित्य और लोक संस्कृति में अंतर संबंध की व्याख्या कीजिए। मतलब लोक साहित्य क्या होता है और लोक संस्कृति क्या होती है, उनके बीच में आपके सामने क्या संबंध देखने को मिलता है, उसके ऊपर अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने होने वाला है।
लोक साहित्य और लोक संस्कृति एक दूसरे से विभाज्य होते हुए भी आपके सामने एक दूसरे से जुड़े हैं। मतलब लोक साहित्य है, जनता के द्वारा जो साहित्य की रचना की जाती है वो, और जो लोक संस्कृति है वो एक दूसरे से विभाज्य है, मतलब एक दूसरे से अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कैसे हैं, इस प्रकार से जुड़े हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा उनमें अंतर देखने को मिलता है लेकिन अविभाज्य है, मतलब उनको आप अलग नहीं कर सकते हो। अंतर जरूर है दोनों के अंदर, लेकिन इतना जुड़ाव भी देखने को मिलता है कि आप उनको अलग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। समझ में आ गया? ये इस प्रकार से दोनों दिखाई देते हैं, लोक साहित्य और लोक संस्कृति। लोक संस्कृति के बिना लोक साहित्य अधूरा है, लोक साहित्य के बिना लोक संस्कृति अधूरी दिखाई पड़ती है। ये इस प्रकार से आपके सामने एक है, जैसे शरीर के बिना जो आत्मा और आत्मा के बिना शरीर। अगर आप दोनों को समझने का प्रयास करें तो ना कभी जीवन में आप शरीर और आत्मा में अंतर कर पाते हो। आप ये नहीं समझ पाते हो कि यह हमारा शरीर है लेकिन ये हमारी आत्मा है, और ये हमारी आत्मा है तो ये हमारा शरीर है। दोनों ही एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं आपके सामने। तो इसी तरीके से लोक संस्कृति और लोक साहित्य भी आपको देखने को मिलता है आपके सामने। पहले वाले प्रश्न की बात करें, इसके अंदर आपके सामने क्या देखने को मिलता है, अभिव्यक्ति के माध्यम, मतलब अपन विस्तार से समझेंगे कि भाई इसमें अंतर होता क्या है, क्या आपके सामने दोनों में समानताएं है, क्या अंतर है, दोनों को विस्तार से समझेंगे। लोक साहित्य व लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति का प्राथमिक साधन है, मतलब जो लोक साहित्य है और जो लोक संस्कृति है यह आपके सामने अभिव्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है जो अपनी जो उसकी जो चीजों को लोगों को बताने का जो प्राथमिक माध्यम होता है, मतलब जो प्रथम माध्यम दिखाई पड़ता है, लोक संस्कृति है वो आपके सामने। लोक गीत, लोक कथाएं, लोक गाथाएं व लोककथाएं आदि के माध्यम से हो सकती है। मतलब लोक साहित्य क्या होता है, लोक संस्कृति को बताने का तरीका होता है। मतलब लोक संस्कृति को है मतलब लोगों की संस्कृति, जैसे हम क्या कैसा खान पान करते हैं, हम किस प्रकार की भाषा बोलते हैं, हम हमारा पहनावा कैसा है, हमारा धर्म कैसा है, हम किस समाज के किस संस्कृति से और किस प्रकार की नैतिकता और संस्कारों को अपने अंदर सहेजे हुए हैं, इसी को लोक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। जब इसी लोक संस्कृति को हम अपने लोक गीतों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, जो संगीत के माध्यम से, अपने बच्चों को कथाओं के माध्यम से, जो लोक कथाएं होते हैं, भाई आपने सुना होगा महाराजा सूरजमल के बारे में, महाराजा जो पापू जी की कथाएं सुनी होगी आपने, आपने अपने गांव के आसपास की कुछ कहानियां सुनी होंगी, आपने जो रामदेव जी की कहानियां सुनी होंगी, आपने जो हमारे जो तुलसी माता की पूजा की जाती है उसकी कहानियां सुनी होंगी। ये हमारी लोक कथाएं होती हैं, साथ के साथ लोककथाएं होती हैं। सुनते हो ना आप, आपके सामने आपके आसपास जो लोककथाएं देखने को मिलती है, भाई 9 2 11 होना, है ना, नाचने जाने तो आंगन टेढ़ा, सुनी होगी ना। जब इस प्रकार की जो लोककथाएं, लोक कहानियां हैं वो आपने सुनी होगी। तो इसके माध्यम से क्या होता है, जो लोककथाएं, लोक कथाएं, लोक गाथाएं जो आप सुनते हो, इसके माध्यम से जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संस्कृति लोक संस्कृति होती है, वो क्या होती है, एक समाज से दूसरे समाज के तरफ उसका क्या होता है, वो अभिव्यक्त होती है। आदि के माध्यम से किसी समुदाय की संस्कृति, मूल्य, रीति रिवाज, विश्वास, परंपराएं व त्योहार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहते हैं। मतलब जो आपके सामने जो हमारी लोक गाथाएं हैं, लोककथाएं, इसके माध्यम क्या समुदाय, जो हमारा समाज है, उसमें जो संस्कृति होगी, जो हमारी संस्कृति है, उसके जो मूल्य होते हैं, समझ गया, जो रीति रिवाज होते हैं, जो विश्वास और जो परंपराएं होती है, मतलब जो हमारी जो रीति रिवाज देखने को मिलते हैं, जो विश्वास होता है हमारा, हम जो अपने धर्म पर विश्वास करते हैं, हमारा जो समुदाय, हमारी जो सामाजिकता होती है उस पर जो विश्वास करते हैं, हमारी परंपरा है, जैसे होली पर ईदगाह ईदगाह मनाई जाती है, उस पर दीपावली पर आपके सामने, या फिर बुद्ध पूर्णिमा, जिस भी आप समाज से आप रहते हो, हम आपकी क्या परंपराएं हैं, आप किस प्रकार के त्योहार मनाते हो और किस प्रकार की जीवन शैली को जीते हो, वो सब आपके सामने पीढ़ी दर पीढ़ी आपके सामने क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। दीपावली आती है आपके सामने तो सभी आपके सामने दीपक जलाते हैं, आपके जलाते हो, आपके सामने सभी घरों पे मिठाई भेजी जाती हैं। होली आती है, सभी अपन गुलाल एक दूसरे के रंग लगाते हैं, होली के गीत गाए जाते हैं, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श किए जाते हैं। इस प्रकार की लोक परंपराएं हमारे समाज में देखने को मिलती हैं। जब ये सब आपके सामने शादी विवाह का जो फंक्शन होते हैं तो सभी सारा का सारा समाज एक जगह एकजुट होता है। उस समय क्या होता है, इन जो लोकगीत लोक कथाओं के माध्यम से हमारा मनोरंजन भी देखने को मिलता है, और हमारा क्या होता है, हमारा जो साहित्य है वो भी, हमारी जो परंपराएं वो भी आगे बढ़ती है। संस्कृति के दर्पण,
साहित्य है, लोक संस्कृति का जीवित दर्पण है। मतलब जो हमारा जो आम साहित्य है, जो लोक साहित्य है, क्या है, जो हमारी लोक संस्कृति है, जो हमारे आसपास की संस्कृति है, उसका वास्तविक दर्पण के रूप में दिखाई देता है। यह दर्शाता है कि लोग कैसे रहते हैं, क्या सोचते हैं और किन चीजों पर विश्वास करते हैं। मतलब जो लोक साहित्य होता है, जो आपका जो आसपास का जो साहित्य देखने को मिलता है, उससे हमारी लोक संस्कृति है वो जीवित रहती है। हमारी जो संस्कृति है वो एकदम जीवित दर्पण, उसके बारे में वास्तविक रूप से चीजें पता चलती हैं। जैसे दर्पण होता है, उसमें आप अपना चेहरा देखते हो, आपको अपनी चीजें दिखाई पड़ती हैं। उसी तरीके से जब लोक साहित्य को पढ़ते हो तो आपकी संस्कृति का दर्पण उसमें दिखाई पड़ता है। यह दिखाई देता है कि लोग कैसे रहते हैं, ये क्या पता चलता है कि लोग जीवन में कैसे रहते हैं और वो किस प्रकार का सोच रखते हैं, किन किन चीजों पर विश्वास रखते हैं और उनका जीवन में क्या अनुभव है। तो देखो, आप शादी विवाह के अंदर जो आपके सामने किस किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, हमारी जो संस्कृति है, जो त्योहार होते हैं, है ना, जो दीपावली हो गया, होली हो गया, ईद का, जैसे भी जो भी त्योहार होते हैं, वहां पे आपके सामने क्या दिखाई देता है, वैसे ही संगीत दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए एक क्षेत्र में लोकगीत वहां के कृषि चक्र, मतलब होली क्यों होती है भाई, होली दीपावली मुख्यतः कब मनाए जाते हैं, जब आपके सामने फसल की कटाई होती है। तो आपके सामने उसी के उपलक्ष्य में भाई लोग पहले के जिस समय ये त्योहार शुरू हुए होंगे, उस समय क्या हुआ होगा, फसल कटने के बाद में लोग थोड़े आपके सामने काम करने के बाद में थोड़ा सा उनके बीच में खाली समय बच गया होगा, तो उस समय त्योहारों की रचना की गई ताकि लोग थोड़ा रिलैक्स कर सके। समझ में आ गया। तो ऐसे लावणी के समय थोड़ी आते हैं कोई त्योहार, नहीं आता है कोई बड़ा त्योहार, इसीलिए नहीं आते। तो कृषि चक्र के समय शादी विवाह हो गए, रीति रिवाज और त्योहारों के हिसाब से आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं, आपके सामने हमारी जो लोक साहित्य व लोक रचनाएं व लोकगीत है वो देखने को मिलते हैं आपके सामने। समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से अपनी हमारी पूरी की पूरी संस्कृति है वो देखने को मिलती है। प्रेरणा स्रोत की बात करें, क्या कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। लोक संस्कृति लोक साहित्य के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। मतलब जो हमारी लोक संस्कृति है, जो जनता के लिए जो लोक संस्कृति होती है, वही हमारे लोक साहित्य के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। मतलब जो हमारा आम साहित्य है, जो जनता के द्वारा जो संस्कृति व साहित्य देखने को मिलता है, वही हमारे लिए क्या बनता है, एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत होता है। अलग अलग प्रकार के समुदाय में जो हमारे पर्व, त्योहार, संस्कार और दैनिक जीवन की घटनाएं ही लोक साहित्य का विषय बनती है। मतलब हमारा जो समुदाय होता है उसमें अलग अलग प्रकार के पर्व बनाए जाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, संस्कार व दैनिक जीवन की घटनाएं होती हैं। मतलब जो हमारा समाज है, जो हमारा समुदाय है, उसमें जो अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो संस्कार मनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो पर्व मनाए जाते हैं, वही क्या होते हैं, वही आपके सामने जो आपके जो दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, उसी से क्या देखने को मिलता है, हमारा जो लोक साहित्य है उससे संबंधित जो आपके सामने जो विषय है वो देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया। तो लोक साहित्य में वही चीजें देखने को मिलती है जो आपके आसपास के जो हमारे जीवन में होती हैं, कैसे त्योहार मना रहे हो, कैसे पर्व मना रहे हो, क्या संस्कार देखने को मिलते हैं, वही सब चीजें आपके सामने होती हैं, वही चीजें आपके सामने लोक साहित्य में देखने को मिलती हैं। पोषण और संरक्षण, लोक साहित्य अपनी मौखिक परंपराओं के माध्यम से लोक संस्कृति को पोषित करते हैं। मतलब लोक साहित्य आपकी जो मौखिक परंपराओं के माध्यम से जो लोक संस्कृति को बताने का कार्य करते हैं। मतलब जो लोक साहित्य होता है उसमें क्या होता है, जो मौखिक परंपराएं होती हैं उसके बारे में पता चलता है, और हमारी जो लोक संस्कृति है उसको भी पोषित करने के बारे में पता चलता है। और ये क्या होता है, इससे हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा साहित्य है, वो विलुप्त होने से बच सके, इसलिए इस प्रकार के जो साहित्य और जो संस्कृति होती है उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ये एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी है। अगर अपन विस्तार से पढ़ें, लोक साहित्य के बिना लोक संस्कृति अधूरी है, लोक संस्कृति के बिना लोक साहित्य अधूरी है। ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और आपसी संबंध एक जीवित व गतिशील इकाई बनाता है। मतलब इसमें क्या दिखाई देता है, इनका जो आपस में जो संबंध होता है, ये एक दूसरे को क्या बनाता है, जीवित व गतिशील इकाई के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये था आपके सामने जो पूरा का पूरा जो लोक साहित्य और जो लोक संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण संबंध है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई इन दोनों में क्या संबंध देखने को मिलता है, इसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। ये थी आपके सामने जो यूनिट फर्स्ट, जो आपके सामने आधुनिक काव्य की, इसके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।